गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, संजीव वर्मा अगेन। आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस के सीरीज में कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हुए और मेथड को इजीली बताते हुए आपको लेकर आगे चलता हूँ। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 36 ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट -2 3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट -2 3। तो हमारे पास जो फिक्स्ड पॉइंट है क्या है, -2 3 है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो इक्वेशन है, आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है कि एक सर्कल का इक्वेशन एक बनेगा। ठीक है, अब ये दिया है कि फिक्स्ड पॉइंट -2 3 है। तो अब क्या है कि जो x होगा वो क्या होगा, x+2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर x y अगर आप अननोन लेते हैं और चूंकि वो लोकस है किसी भी पथ का, और उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ द 5 यूनिट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट -2 3। तो उस केस में क्या होता है कि आप देखिए कि एक सर्कल बनेगा। ठीक है, आप जो क्वेश्चन देखेंगे ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर आप घुमा फिरा कर इस चीज को देखेंगे, देखिए एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, -2 3 है और रेडियस क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये एक इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था और ये क्वेश्चन मतलब कि आप बोल सकते हैं कि एक जस्ट एक बेसिक आइडिया था, फंडामेंटल था, किसका था, सर्कल का। हम उस दिन जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे तो स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। 2D के कुछ अलग क्राइटेरिया और 3D के कुछ अलग क्राइटेरिया हैं। ठीक है, 2D में हम क्या होता है, नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, स्लोप फॉर्म होता है। 3D में क्या होता है कि वेक्टर के रूप में हम क्या है, इस इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन है और प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, उस दिन में उन्होंने पढ़ाया था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो क्लासेस में देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर फॉर्म में जो इक्वेशन है, जो कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल p, वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी मैं ये वीडियो आगे कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कई चीजें हैं जो उस दिन जैसे मैंने बताया था कि लाइन जब पैरेलल होती हैं, दो लाइनें हैं, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वो दोनों पैरेलल होती हैं। अगर x कोफिशिएंट एक लाइन का दूसरे रेशियो दूसरी लाइन के x कोफिशिएंट से और इक्वल टू y कोफिशिएंट रेशियो क्या होता है, सेम होता है। उस केस में क्या होता है कि दोनों लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन है जो कि लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन को बताता है। तो अब यहाँ पे उस दिन हमने पढ़ा था कि टू फर्स्ट डिग्री इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू सेम लाइन if and if only a1 is to b1 is to c1 is equal to a2 is to b2 is to c2, ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से क्या है कि हम जो लाइन क्या है पैरेलल कंडीशन की हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरम में आप ध्यान से देखिएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। देन बोल रहा है कि रूट ओवर ए सॉरी a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ x प्लस b बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन इफ सी इज स्मॉलर देन 0 है। और दूसरा केस ये कहता है कि माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन इफ सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि कैसे नॉर्मल फॉर्म लाइन का हम रिप्रेजेंट करेंगे। वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो कि मैंने आपको अभी बतलाया।
ठीक है। 2D बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां तक कि 3D कंसर्न है। 3D में से क्वेश्चन क्या है, ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, IIT जेईई मेंस एंड एडवांस में, ठीक है। तो उसका उस टाइप का क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे, लेकिन क्या है कि इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर आप इसकी भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो उसको समझने में क्या होगा, इजीनेस होगा आपको। अभी जैसे एक बोल रहा है कि एग्जाम्पल 3x + 4y - 10 = 0, find the normal form of the line 3x + 4y - 10 = 0 and its distance from the origin। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें लाइन के इक्वेशन, तो ax + by + c से जब आप कंपेरिजन करेंगे तो a = 3 है, b = 4 है, c = -10 है, आप 10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल फॉर्म भी जो हमने पढ़ा था कि पहले इसका दोनों का स्क्वायर करके जो a का है और b का स्क्वायर का सम कर लेंगे, उसके बाद दोनों से डिवाइड कर देंगे, इसको राइट साइड में लेंगे, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा, जहाँ पे cos अल्फा = 3/5 और sin अल्फा = 4/5। और जो डिस्टेंस होगा p, तो p जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, वो क्या होगा मॉडुलस 10 / 5 दैट इज 2। आप इससे आप रेफरेंस ले सकते हैं, ये जो ट्रू है वही क्या होगा x cos अल्फा + y sin अल्फा = p को रिप्रेजेंट करेगा। अभी यहाँ पे एक वेक्टर का थ्योरम है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ही हम क्या है कि दो लाइनों के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दो लाइनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, चाहे वो 2D के फॉर्म हो चाहे वो 3D के फॉर्म में हो। तो आप जब देखिए इस थ्योरम को, थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर कोई एंगल थीटा जो 0 से ज्यादा और π/2 से कम हो, यानी कि 90 से ज्यादा और 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो, इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है मॉडुलस ऑफ a1 a2 plus b1 b2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर plus b1 स्क्वायर into a2 स्क्वायर plus b2 स्क्वायर। आप उसको वेक्टर लेंथ से भी समझ सकते हैं कि अगर अभी हम आगे जब पढ़ेंगे थ्री को तो इसको वेक्टर से भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे मान लीजिए दो लाइन हुआ और पूछ देखिए दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या होगा आप निकालिए, तो वहां से क्या होगा cos थीटा निकालेंगे a1 का a2 मल्टीप्लाई करके b1 का b2 में, दोनों को जोड़ देंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर इसका कोएफिशिएंट रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर करेंगे और इसका रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, फिर दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिक आइडिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी, मतलब कि ये थ्योरम्स है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। उस दिन जो मैंने ये बताया था कि कैसे जो रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं, कि अगर आपको कोई पॉइंट दे दे उसका इमेज निकालना हो तो उस इमेज का जो है डायरेक्टली हम क्या है एक फॉर्मूले का यूज करके उसका क्या हम इमेज क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने क्या किया यहाँ पे समझाने की कोशिश की, ठीक है। जिसे हमने ऊपर बताया था कि जैसे आप इस थ्योरम को देखिए, ये जो बोला गया है देखिए इस स्टेटमेंट में थ्योरम 1.2.13, लेट एल बी अ लाइन हुज इक्वेशन इज ax plus by plus c equal to 0 and p x1 y1 be a point on the plane of the line but not on the L। Suppose MHK is the foot of the perpendicular drawn from point P onto L and Q x1 dash y1 dash is the image of the point P in the line। Then यहाँ से जो H है वो foot of the perpendicular है, x1 x का इमेज है, y1 y का इमेज है, और ए बी क्या है, ए बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन का वो इक्वेशन है और एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। तो मैंने उस दिन ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप इसको इसको आपको तरीका याद है, h माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू के माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से h या x1, और एक दूसरा फॉर्मूला जो मैं बताया था x1 डैश माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए और y1 डैश माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो x1 डैश है वो x1 का रिफ्लेक्शन पॉइंट है और y1 डैश है ये y1 का रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है x1 डैश माइनस x1 डिवाइडेड बाई a प्लस y1 डैश माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको आप रिफ्लेक्शन पॉइंट को क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे ए की इन प्लेस
मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, b के इन प्लेस मैंने 2 लिखा, और जो x1 और y1 है उसको मान लीजिए 1 2 कर दिया। तो यहाँ से फॉर्मूले पे आप रखेंगे तो आपको क्या होगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आप रखेंगे ना तो एक इक्वेशन मिलेगा, और इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, एक रिलेशन बना लेंगे x1 डैश और y1 डैश में, और उस रिलेशन को लेके ऑप्शन आपके पास अगर सपोज ये चार्ट दिया उसको पुट करेंगे तो रिलेशन सेटिस्फाई होगा, तो पॉइंट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में एक तरीका होता है, समझ में आ रहा है। तो बेसिक आइडिया ये है कि बहुत चूंकि एग्जामिनेशन में या कहीं भी जब आप एग्जाम में अपेयर हो जाएगा तो काफी चीजें मायने करती है, मतलब ये नहीं कि केवल एक चीज ये पढ़ के गए तो आपका हो जाएगा। आपको हर चीजें जैसे क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इसकी जो वैल्यूज हैं कैसे निकालते हैं, कुल मिलाकर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी ना उतने ही ज्यादा आपको इजीनेस होगी एग्जामिनेशन में, आपको क्वेश्चन समझने में और उसको सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन जो ये है, एग्जांपल नंबर 2.15, फाइंड द रूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 onto the line 3x plus 4y minus 1 is equal to 0 and also find the image of 1 2 on the given है। अब ध्यान से देखिएगा कि चूंकि यहाँ कर रहे हैं फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2, अब इस पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जा रहा है, और किस पे किया जा रहा है, इस लाइन पे किया जा रहा है। आल्सो फाइंड इमेज ऑफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये a होगा, ये b होगा और c होगा, और इसका जो इमेज फुट का मान लेते हैं, h के मान लेते हैं फुट का जो, और जो इमेज 1 2 का है वो x डैश y डैश मान लीजिए, और उसके बाद जब आप फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा h माइनस वन k माइनस वन। उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या होगा, h k की यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब जब एच के की वैल्यू मिल जाएगी तो अब दूसरी बात, जब इमेज वाला जो आपका इमेज वाला में जो हमने पीछे बताया था, देखिएगा ध्यान से, ऊपर जो इमेज वाला जो था, इमेज का कैसे करेंगे, तो x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई, या आप ऐसे बोल सकते हैं x1 माइनस एक्स वन डैश माइनस x1, देखिए जैसे यहाँ बता x1 डैश माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y1 डैश माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू माइनस 2 इन ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से आपको जो x1 की वैल्यू रखी, a की वैल्यू, यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट अलग देखिए, ये एक्सप्रेशन एक फर्स्ट वाला है और एक थर्ड है, इन दोनों को आपस में इक्वल कीजिए तो यहाँ से आपका क्या x1 डैश मिल जाएगा। फिर क्या कीजिए कि यहाँ से y1 डैश माइनस y1 बाई b उसको इसके इक्वल कीजिए, फिर वहां से आपको क्या मिल जाएगा, y1 डैश मिल जाएगा। और इस तरह से क्या है कि आपका x1 डैश और y1 डैश, उससे x1 और y1 का क्या होगा, रिफ्लेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। और एच के की जहां तक बात है तो h माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ से एच के मिल जाएगा। तो बहुत आसान है कैसे हम रिफ्लेक्शन पॉइंट को पता करेंगे। एक ट्रिक भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि कैसे जो है, अगर कोई लाइन दिया हो और किसी पॉइंट का अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो उस लाइन पे तो कैसे निकालेंगे, और उस पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए थ्योरम 2.14 है, इसमें इस थ्योरम में बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट p x1 y1 इज a मॉडुलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, लाइन का एक इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और उसकी जो डिस्टेंस निकाले किसी वेरिएबल पॉइंट p x1 y1 से, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसका ऐसे लिखेंगे कि अब क्या करना है, इस a का x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b का y1 से कर दीजिए, और c को कांस्टेंट होकर यहाँ पे लिख दीजिए, और डिवाइड उसका मॉडुलस निकाल दीजिए, और रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। वो क्या होगा कि किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से जब डिस्टेंस आप निकालते हैं तो वो डिस्टेंस ऐसे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आप एक पिक्चर में देखें, पिक्चर क्लियर आपको बताता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट पी है और एक लाइन का इक्वेशन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पी से आप क्या एक परपेंडिकुलर लेंथ डालेंगे, वहां से क्या होगा कि ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी होगा, और डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो इस पी से जो ये डिस्टेंस है, सपोज कीजिए हमने l लिया, तो ये pl आपको कैलकुलेट हो जाएगा। वही pl क्या है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉडुलस का रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको क्या है कि डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक और 2D का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, आप जैसे ये आपको 3D में भी मिलेगा, क्या मिलेगा, 3D में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास दो लाइन है। अब देखिएगा इन दोनों लाइनों में क्या सिमिलरिटी है। यहाँ पे x कोएफिशिएंट a है, इस लाइन में भी x कोएफिशिएंट a है, ठीक है, दूसरे वाले लाइन में। और यहाँ पे y कोएफिशिएंट भी है और यहाँ भी y कोएफिशिएंट भी है। और उसके बाद ये देखिए c है और ये c डैश है। तो अब एग्जामिनेशन मैंने पूरा है तो बता रहा हूँ, जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप करना क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको माइनस कीजिए और जो x का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, उन दोनों को जोड़ दीजिए। तुरंत आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आ जाएगा और ये हो जाएगा। आप एक्सप्रेशन पे देख सकते, इमेज स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ सी माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 3D में भी होता है। तो 2D हो चाहे 3D हो, अंडरस्टैंडिंग लगभग बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी वही रहती है। बट क्या होता है कि एक डायमेंशन वहां पड़ जाता है। डायमेंशन जब आप पढ़ेंगे, डायमेंशन क्या होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मोर देन 3 डायमेंशन भी होता है। जैसे जब टाइम कोऑर्डिनेट आ जाता है, टाइम कोऑर्डिनेट में जब आप आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसमें क्या टाइम को भी एक कोऑर्डिनेट माना गया और टाइम एक कोऑर्डिनेट होने की वजह से वहां पे उसकी वेरिएशन की वजह से भी कोई इवेंट हैपन होता है, उसको उसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट सैटर्न है, एक प्लेनेट क्या है, जुपिटर है। कोई इवेंट जिस टाइम पे प्लेनेट सैटर्न पे हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि वो उसी टाइम अगर हम फ्रेम ले तो वही इवेंट अगर वहां पे हो सेट सॉरी जुपिटर पे, तो दोनों का टाइम